नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि यहाँ पर अब राजमहल में एक राजसभा बुलाई गई थी जिसमें कि यहाँ पर सभी रॉयल मेंबर उपस्थित थे और उसमें आज यहाँ पर दमयंती देवी, शीला और महेंद्र की पेशी लगी हुई थी। इसलिए अब यहाँ पर कविनालिशा का साथ देने के लिए रोहित के पहले से आकाश गुलेरिया, मयूर गुलेरिया, अंजलि मामी और करण गुलेरिया ये भी आए हुए थे। इधर अब दमयंती अपना दावा ठोकती है कि या तो आप मुझे और शीला को कोई भी सजा मत दीजिए और अगर आप हमें सजा देना चाहती है तो वो भी हमें मंजूर है, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। एक, अगर मुझे हम दोनों को सजा मिल रही है तो फिर राजीव गुलेरिया जो कि हमारे साथ बराबर का दोषी है, इन सारी की प्लानिंग में उसे भी सजा मिलनी चाहिए। और दूसरा कि मुझे मेरी ग्रैंड डॉटर मुझे वापस दे दो। यहाँ पर अब उसकी ये बात सुनकर अब धनंजय को बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए वो अब दमयंती से कहता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। इसलिए अब दमयंती कहती है कि डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। अब सब कुछ रानी साहिबा के हाथ में ही है, या तो वो मुझे और शीला को छोड़ दे या फिर वो आलिशा को। इधर उन दोनों को कई ऐसे सोचता हुआ देखकर अब महेंद्र भी सोचता है कि ये बस अपने अपने मतलब के लिए सोच रही है, इसलिए वो भी अब धनंजय की तरफ देखकर वो गिड़गिड़ाने लगता है और वो कहता है मैं ये काम छोड़ दूंगा, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। अब महेंद्र की इन सब बातों को इग्नोर करते हुए अब धनंजय पीरामल अब आलिशा से कहते हैं क्या क्या डिसीजन है आपका रानी साहिबा। अब तक तो आपने सभी बातों को अच्छे से सुन लिया है। धनंजय पीरामल की इस बात पर अब कविनालिशा कहती है इस बात का फैसला मैं अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस बात का फैसला 2 दिन के बाद होगा। और हाँ दमयंती देवी, 2 दिन के बाद जब फैसला होगा तब तक आपको जिस भी डॉक्टर पर भरोसा हो आप उसे चूज कर लीजिए इस डीएनए टेस्ट के लिए अपने, क्योंकि अब तुम्हारा और लतिका का डीएनए टेस्ट होना है। अब यहाँ पर कविनालिशा की ये बात सुनते ही इससे पहले कि दमयंती कोई भी जवाब देती तभी शीला बीच में ही बोल पड़ती और शीला कहती है कोई और क्यों, ये काम तो खुद दमयंती भी तो कर सकती है, क्योंकि दमयंती खुद अच्छी तरह से क्योंकि दमयंती खुद इन चीज़ों में एक्सपर्ट है। आप बस हमारी आंखों के सामने प्रिंसेस लतिका का हमें डीएनए सैंपल दे दीजिए। अब इधर शीला की ये बात सुनते ही अब कविनालिशा ने अपने हाथों की मुट्ठियों को जोर से भींच लिया था, क्योंकि उसे शीला की इस बातों पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर आज ये राजसभा न बनी हुई होती तो यहाँ पर एकत्रित न होती तो अब तक तो वो शीला की हड्डियों का चकनाचूर कर देती। तो वहीं करण गुलेरिया को भी अब शीला के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा तो उसे राजीव के ऊपर आ रहा था। यहाँ इधर आकाश गुलेरिया भी अभी सारी ही बातें समझ गए थे कि आखिर ये शीला और दमयंती क्या करना चाह रही है। यहाँ पर आकाश गुलेरिया ने भी दोनों की ही साजिश को अच्छी तरह से भांप लिया था। अगर आलिशा ने इनकी शर्त को मान लिया तो उसे फ्रांस के लोगों की नज़र में ये दोनों की दोनों गिरा देंगी, क्योंकि यहाँ पर फ्रांस की पब्लिक को तो न्याय चाहिए था कि अगर वो यहाँ इनकी शर्तों को मानते हैं तो ये लोग सोचेंगे कि उनकी रानी उनके लिए कोई डिसीजन ही नहीं ले पाई, क्योंकि उन्होंने अब भी अपने बारे में ही सोचा। और अगर आलिशा ने इन्हें सजा दी तो उसे इनके साथ साथ इनकी शर्तों के अनुसार राजीव चाचा को भी सजा देनी होगी, यानी एक बेटी को खुद अपने पिता को सजा देनी होगी और साथ के साथ उन्हें लतिका को भी दमयंती को सौंपना होगा। अब वो सोचते हैं कि लगता है इस मैटर में अब अनिका ही आलिशा की कोई मदद कर सकती है, क्योंकि इन्होंने आलिशा को दोनों ही तरफ से घेर लिया है, क्योंकि ये डिसीजन सच में अब आलिशा के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसलिए बस अब एक अनिका ही है जो अब इस काम को कर सकती है। अब कुछ ही देर में इधर कविनालिशा ने भी राजसभा को 2 दिन की कहकर अभी खत्म कर देती है और अब उन्होंने 2
दिन का वक्त मांगा था ताकि वो किसी फैसले पर पहुंच सके। यहाँ इधर एक स्टाफ फ्रेंसिस लतिका को लेकर अब वहां पर आ जाती है और अब वो सभी के सामने ही उनके बालों को तो थोड़ा सा कट करके उसके बालों को अब एक जिपलॉक प्लास्टिक के बैग में रख देती है, क्योंकि कविनालिशा ने उसे जैसा कहा था वो वैसा ही करती है। और उसे जिपलॉक में रखने के बाद अब वो दमयंती देवी की तरफ उसे बढ़ा देती है। यहाँ दमयंती देवी भी अब उस सैंपल को अच्छे से ले लेती है। इधर ये देखकर अब कविनालिशा ने कहा कि अब तो कोई भी शक नहीं है ना आपको, आपके सामने ही आपको सैंपल दिया गया है, कहीं आप बाद में ये ना कह दें कि मैंने आपको सैंपल गलत दिए हैं। अब कविनालिशा की ये बात सुनते ही अब शीला कहती है कि आप तो रानी हैं यहाँ की, इसलिए आप कोई भी इनजस्टिस थोड़ी ही ना करेगी, हमें आपके जस्टिस के ऊपर पूरा भरोसा है। शीला ने अभी ये कहा ही था कि तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर शीला और दमयंती देवी और महेंद्र पीरामल इन सभी को ही वहाँ से लेकर वापस से जेल की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं कविनालिशा भी रॉयल फैमिली मेंबर से कहती है कि बाहर लंच का इंतज़ाम हो गया है, आप सभी लंच कर ही जाइएगा। अब रानी साहिबा की ये बात सुनते ही अभी सभी उन्हें ग्रीट करते हैं और अब वो सभी बाहर की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं सभी के साथ इधर धनंजय पीरामल भी गेस्ट को अटेंड करते हैं, क्योंकि ये सारे ही रॉयल मेंबर थे और उनकी मेहमान नवाजी राजमहल को ही करनी होती थी। इसलिए क्योंकि धनंजय अब यहाँ पर मौजूद थे, इसलिए धनंजय इस काम को अब अपने हाथों से करते हैं और उसका साथ इधर यहाँ पर बड़ी रानी भी देती है। यहाँ कविनालिशा आज खुद अपने स्टेट ऑफ माइंड में नहीं लग रही थी। कविनालिशा आज खुद के इमोशंस को कंट्रोल करते हुए ही सभी रॉयल गेस्ट को अटेंड कर रही थी। इधर यहाँ करण गुलेरिया ये सब होता हुआ देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि चलो चलो आप सभी लंच कर लीजिए। इस बात पर अब मयूर भी कहता है नहीं अंकल, अभी हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है, मेरे ख्याल से अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब मयूर गुलेरिया की इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है कि राजीव कहाँ पर है, वो ठीक तो है ना, क्योंकि अंजलि मामी को भले ही उन दोनों के बीच में कितनी ही दूरी अब क्यों ना थी, भले ही अब उन लोगों का वो रिश्ता नहीं था जो कभी पहले होता था, लेकिन उसे क्योंकि जब उसे राजीव के हालत के बारे में पता चला तो अब वो उसके बारे में पूछती है। इसलिए अंजलि मामी की इस बात पर अब आकाश गुलेरिया कहता है हाँ आप चिंता मत कीजिए, वो ठीक हैं। वो राजलक्ष्मी ने आलिशा से कहा था कि उन्हें स्ट्रेस नहीं देना है, मेरे ख्याल से शायद इसीलिए ही आलिशा ने उन्हें इस मीटिंग से दूर रखा है। आकाश की बातों को सुनकर अब अंजलि मल्होत्रा भी अच्छी तरह से समझ रही थी कि यहाँ पर कविनालिशा एक अच्छी बेटी होने का सारे ही दायित्व अभी अच्छी तरह से निभा रही थी। यहाँ सभी अब ये बातें कर ही रहे थे। तो वहीं अब करण गुलेरिया कहते हैं कि मैं धनंजय से मिलकर आता हूँ, तुम सभी अब एक साथ ही रहना। इस बात पर अब आकाश कहता है डोंट वरी डोंट वरी, हम अभी ही यहीं पर ही हैं। वो लतिका के बाल काटे हैं ना, तो वो बस थोड़ी सी अपसेट है और कंफ्यूज दोनों ही है, क्योंकि जैसे ही लतिका के बाल कटे तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उसके बाल क्यों कटे हैं और किस लिए काटे गए हैं। हम बस उन्हीं के ही पास जा रहे हैं। जहाँ करण गुलेरिया भी धनंजय पीरामल की तरफ बढ़ जाते हैं तो वहीं ये सभी भी अभी प्रिंसेस लतिका के पास आ जाते हैं ताकि वो उसे अच्छे से संभाल सके और समझा भी सकें, क्योंकि अगर ये सभी उससे मिलेंगे तो शायद उसे भी अच्छा लगेगा। जहां राजमहल में ये सब कुछ हो रहा था तो वहीं इधर रोहित के पैलेस में स्वाति मल्होत्रा और किंग दोनों ही अभी अपने अपने फोन में राजमहल में हो रही इस मीटिंग को देख रहे थे। पूरी की पूरी मीटिंग को अब देखने और समझने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा किंग से कहती है अब आलिशा क्या करेगी, क्योंकि ये तो दोनों ही सिचुएशन अभी आलिशा के लिए मुश्किल हो गई है। स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अब किंग कहते हैं कि ये तो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आखिर उसका डिसीजन क्या होगा। और ये कहते हुए ही अब किंग कहते हैं जरा मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लाना। अब किंग की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि हाँ लाती हूँ, मैं बनाकर आपके लिए कॉफ़ी, उसमें मैं थोड़ा जहर भी डाल दूँ तो। इस बात पर अब किंग कहते हैं कि ठीक है फिर डाल देना और फिर उसे तुम ही पी लेना,
क्योंकि अगर तुम्हें कॉफ़ी में जहर डालने का शौक है तो तुम शौक से डालो, लेकिन फिर उस कॉफ़ी को मुझे मत देना। वैसे भी धरती पर बोझ ही तो हो तुम। अरे एक काम भी ठीक से नहीं आता है तुमको। अब किंग की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, अच्छा इतने काम तो किए हैं मैंने, वो आपको नहीं दिखेंगे। खैर छोड़ो इन सब बातों को, क्योंकि आप मेरे कामों को तो देखना ही नहीं चाहते। आपको तो बस हर बार मेरी गलतियां ही तो दिखाई देती हैं। ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा अब अपनी जगह से उठकर बाहर की तरफ जाने लगती है। तो वहीं किंग भी अभी अपने मन में ही यही सोचते हैं कि आखिर वो औरत कौन थी जिसे कल आयशा मिलने गई थी। उसकी बस आंखें ही मुझे दिखाई दे रही थी, उसका चेहरा तो पूरा का पूरा ढका हुआ था। कौन हो सकती है वो? आखिर आयशा किससे मिली थी? वो ये क्या पहेली है? और रोहित के साथ उस गुफा में कौन था? उसके अंदर की महक मुझे ना जाने क्यों जानी पहचानी लग रही है, क्योंकि जब हम उस गुफा में गए थे तो वहाँ पे पूरी की पूरी महक उसी की थी। यहाँ किंग अभी अपने ही ख्यालों में थे, क्योंकि वो अभी इस पहेली को सुलझा ही नहीं पा रहे थे। एक तो वो सीधे के सीधे आयशा से जाकर भी नहीं पूछ सकते थे, तो वहीं इधर स्वाति मल्होत्रा अभी एलिवेटर की तरफ जाने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र अब सामने रेलिंग पर खड़े हुए उसके भाई किशन मल्होत्रा पर जाती है। तो वहीं स्वाति भी अब अपने कदमों को वो एक पल के लिए वहीं रोकती है और अब वो नीचे ना जाकर अब उन कदमों को उसकी तरफ ही लेकर जाने लगती है। कुछ ही देर में स्वाति मल्होत्रा अब वहाँ पहुँच जाती है और अब वहाँ पहुँचने के बाद अब वो अपने हाथ को अब वो किशन के कंधे पर रखते हुए कहती है, क्या हुआ है किशन? मेरा मतलब है कि मामा। अब यहाँ पर स्वाति आने की अनिका की ये बात सुनते ही अब किशन मामा कहते हैं, अरे बेटा अनिका तुम कब आई? इस बात पर अब स्वाति कहती है, बस मामा जी अभी ही आई हूँ। ये सब छोड़िए, क्या सोच रहे हैं आप? क्योंकि आपको इस तरह से देखकर लग रहा है कि आप किसी सोच में हैं। क्या कोई बात हुई है क्या? अब स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अब किशन मामा कहते हैं, पता नहीं अनिका, आज मुझे मेरी बहन स्वाति की बहुत ही याद आ रही है। अगर आज वो यहाँ पर होती ना तो मैं उसे अपने मन की सारी बातें शेयर कर लेता, क्योंकि एक समय था जब मैं किसी भी बात को लेकर दुविधा में होता था या चिंता में होता था तो मैं अपनी हर बात अपनी बहन के साथ शेयर कर लेता था। अब किशन के मुंह से अब अपना ही जिक्र सुनते ही अब यहाँ पर स्वाति आने के अनिका कहती है कि फिर कोई बात नहीं मामा जी, अगर माँ यहाँ पर नहीं है तो आप मुझसे कह दीजिए, मैं आपकी बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी। अब किशन मल्होत्रा को अब मामा बोलना यहाँ पर स्वाति को भी बहुत ही ऑकवर्ड सा लग रहा था, लेकिन स्वाति को भी पता था कि इस वक्त वो अनिका बनी हुई है, इसलिए अनिका के इस फेस के अंदर उसे मामा ही कहना पड़ेगा। यहाँ भी स्वाति की बात को सुनकर अब किशन मामा कहते हैं, जानती हो बेटा, अंजलि राजमहल गई है और तुम तो जानते ही हो ना कि वो वहाँ पर राजीव। अब यहाँ पर किशन मल्होत्रा ने बस राजीव शब्द ही कहा था, इससे इतना के तभी स्वाति अब उसे कहती है, मैं समझ गई, आपको जलन हो रही है ना। अब अनिका की इस बात पर अब किशन मामा स्वाति को देखते हैं और अब वो उसे कहते हैं, सच कहूँ तो हाँ, मुझे उससे जलन हो रही है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो राजीव की छाया तक उसके ऊपर पड़े। देखो मैं खुश हूँ कि आकाश ही अंजलि का बेटा है। अंजलि को उसका अपना बेटा मिल गया। साथ के साथ मैं इस गिल्ट में भी हूँ कि मुझे पता ही नहीं था कि अंजलि ने एक बच्ची को भी जन्म दिया है। अरे क्योंकि जब वहाँ पर अंजलि की डिलीवरी हुई थी तो अब उसके साथ मैं ही तो था, क्योंकि करण तो वहाँ पर उन फाइटर्स के साथ लगा हुआ था, इसलिए मैंने अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से नहीं निभाया। नहीं तो अंजलि को अपनी बेटी के बारे में भी पता होता। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी जब मुझे पता चला था कि जिस वजह से अंजलि यहाँ पर पेरिस आई थी, यहाँ आने का उसका मकसद फाइनली पूरा हो गया है, क्योंकि अंजलि का वर्षों का इंतजार खत्म हो गया। जिस बेटे की तलाश के लिए वो ना जाने कब से परेशान थी, जिस बेटे को ढूंढने के लिए वो ना जाने किस के आगे गिड़गिड़ा रही थी, फाइनली
बेटा उसे मिल गया। स्वाति मल्होत्रा को इधर अपने भाई के ऊपर आज बहुत प्राउड भी फील हो रहा था। वो अब किशन मामा से कहती है, जलन कोई बुरी चीज नहीं है मामा जी, लेकिन क्या आपको पता है कल मेरे दोनों पापा ने क्या किया था? अब इस बात पर अब किशन मामा हैरानी से बस स्वाति मल्होत्रा को ही देख रहे थे। यहाँ स्वाति अब उनसे कहती है, ज्यादा सोचिए मत, अंजलि से बात करो, अंजलि मामी से बात करो, उनके साथ पेरिस घूमने जाइए और आपका मूड भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको अपना मूड ठीक रखिए, क्योंकि मुझे अंजलि मामी के ऊपर पूरा भरोसा है। यहाँ स्वाति अभी ये कह ही रही थी कि तभी उसे याद आता है कि उसे तो किंग के लिए कॉफी बनाना था और किंग किसी भी चीज के लिए ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। और स्वाति मल्होत्रा ने तो यहाँ पर किशन के साथ बातें करने में ही थोड़ा सा समय खराब कर दिया था। जैसे ही स्वाति को अभी ये सब याद आता है तो स्वाति अब किशन से कहती है, अच्छा मामा जी मैं बस अभी चलती हूँ, वो मुझे कुछ काम है। और ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा वहाँ से जाने लगती है। तो वहीं किशन मामा भी अपने मन में ही सोचते हैं कि स्वाति की बेटी तो बिल्कुल स्वाति पर ही गई है। ये सोचते हुए ही किशन मामा अब अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वाति की बातों से उसे अब थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ इधर राजमहल में सभी गेस्ट ये राजमहल से जा चुके थे। यहाँ अंजलि मामी अब जो कि लतिका के पास थी, वो अब लतिका से कहती है, चिंता मत करना बेटा, ये तो थोड़े से ही बाल थे, जल्दी ही बड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारे बाल जल्दी ही बड़े हो जाते हैं। ये सुनते ही अब प्रिंसेस लतिका कहती है, वो कौन थी और उन्होंने हमारे बाल क्यों लिए? अब प्रिंसेस लतिका की इस बात पर अब आकाश कहता है कि बस ऐसे ही। यहाँ धनंजय पीरामल अब करण गुलेरिया से कहते हैं, मुझे आलिशा से बात करनी होगी और साथ ही साथ मुझे रोहित से भी। अब यहाँ पर उन्होंने इतना ही कहा था कि तभी उसकी इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि रोहित का तो पूछो ही मत, ऐसे बदल गया है कि जैसे कि मैं उसका पापा नहीं और वो मेरा पापा हो। और तुम्हें पता है धनंजय, कल जब आयशा अकेली ही चली गई थी तो क्या डांटा था रोहित ने उसे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो आयशा का बेटा है, ऐसे डांट रहा था कि वो उसका बेटा ना होकर वो उसका पापा हो। अरे उसके गुस्से की वजह से तीनों बच्चे तो क्या, यहाँ तक के आकाश और मयूर भी एकदम से ही डर गए थे, क्योंकि उसकी आवाज में जो रोब था वो बहुत ही खतरनाक था। करण की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ वो लतिका ने भी मुझे ये सब बताया था, क्योंकि लतिका ने मेरे सामने ये बात कही थी कि रोहित ने रिया को भी डांटा है, क्योंकि रिया ज़्यादा फ़ोन में गेम खेलती रहती है। वो ज़्यादा फ़ोन चलाने की वजह से ही उसने रिया को डांटा था। और तो चलाने से वो तो अनिका ने रोहित के गुस्से को उस समय कंट्रोल कर लिया, नहीं तो पता नहीं और कितना ही उसे डांटता। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये रोहित मेरी औलाद है या किसी और की, क्योंकि मैंने तो जब से मैं अपने होश में आया हूँ मैंने उसे इतने गुस्से में कभी भी नहीं देखा। धनंजय की इस बात को सुनकर अब करण भी कहते हैं, अरे तुमने तो अभी से, लेकिन इतने गुस्से में तो मैंने भी रोहित को कभी भी नहीं देखा। और जहाँ पर बात रिया की आती है तो रिया की हर एक ख्वाहिश को रोहित अपने सराखों पर रखता है। वो सबसे पहले अपनी बेटी की हर एक ख्वाहिश को पूरा करता है। लेकिन कल जो हुआ उसे देखकर तो मैं खुद ही हैरान था। इधर अब करण गुलेरिया अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि ये तो तू ही पता कर कि वो तेरा बेटा है या नहीं। यार उसकी आंखों में जो जुनून है, उस जुनून को देखकर तो एक पल के लिए मैं भी डर गया था। और हाँ तुझे पता है 2 दिन बाद क्या होने वाला है? अब करण की इस बात पर धनंजय अब हैरानी से उसी की तरफ देखते हैं और अब वो कहते हैं, हाँ तुम मुझे और मत बताओ, क्योंकि मुझे पता है आलिशा ने 2 दिन का ही तो वक्त मांगा है ना, तुम्हारे पास बस 2 ही दिन है। खैर छोड़ इस बात को, तू ये बता कि उस दिन के बाद तेरी फिर स्वाति से बात हुई या नहीं। धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, अरे नहीं यार, मेरी उससे कहाँ बात हुई, पता नहीं अब वो कहाँ बिजी हो गई है। वो तो उस समय ऐसे छोड़कर हमें वहाँ से भागी कि उसके बाद तो मुझे उसकी झलक भी नहीं दिखी है। मुझे तो उसके बारे में पता ही नहीं चला है। अब करण की इस बात पर अब
धनंजय पीरामल कहते हैं कि एक तेरी वाली है जो हमेशा गायब ही रहती है और जो किसी के सामने नहीं आना चाहती, और एक ये मेरे वाली है जो मुझे बस शौक पे शौक ही देती रहती है। क्योंकि यहाँ पर धनंजय अब बार बार उसके हाथ में जो वो फ्लावर दिख रहे थे, और इसलिए उन सब से वो शौक में ही था। वो इसलिए इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, तेरी वाली तो सिर्फ शौक ही देती है धनंजय, लेकिन मेरी वाली तो शौक के साथ साथ चैलेंज भी देती है। क्या तुमने कॉलेज के टाइम नहीं देखा था क्या? कुछ दिनों में अब हमें इंडिया जाना है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि आलिशा को ऐसे छोड़कर कैसे चले जाएं। अब यहाँ पर करण की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अगर गुलेरिया परिवार के लोगों को जाना है तो वो जा सकते हैं। यहाँ पर मैं हूँ अपनी बच्ची के साथ, और हाँ हो सके तो अपने साथ अपने भाई को भी लेकर जाओ, क्योंकि अपने भाई राजीव गुलेरिया को भी यहाँ से लेकर चले जाना। कुछ बता ही नहीं रहा है वो कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। बस जब भी उससे पूछता हूँ तो उसके इस बिहेव की वजह से तो मुझे गुस्सा आ रहा है। और राजीव हमारे पैलेस से उस लोकेशन तक कैसे पहुंच गया था, वो कुछ भी बताने के लिए तैयार ही नहीं है। कितनी बार ही तो मैंने पूछा है। अब धनंजय की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं कि वैसे सच कहूँ तो बात तो मुझे भी अनिका और रोहित से भी पूछनी है, लेकिन उसके गुस्से से तो अब मुझे ही डर लग रहा है, क्योंकि कल का जो रुद्र रूप मैंने रोहित का देखा था उसके बाद तो मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही। करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि तुम भूल गए हो क्या कि तुम कौन हो? अरे तुम करण गुलेरिया हो, जिसके सामने किसी की भी नहीं चलती है। उसके सामने रोहित मारवा की कैसे चल रही है? भला तुम कब से ये सब बातें करने लग गए? अब मुझे तो तुम्हारे ऊपर ही शक हो रहा है कि तुम मेरे वही दोस्त करण हो भी या नहीं। धनंजय की इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी अपने लिए एक ऐसा लाइफ पार्टनर चूज करे जो कि उसके पापा जैसा ही हो। लेकिन धनंजय मेरी बेटी ने तो इस मामले में मेरी बेटी तो इस मामले में मुझसे भी 4 कदम आगे 4 कदम आगे वाला लड़का चुना है, जो मुझसे भी कहीं ज्यादा है। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि वो तो स्वाति ने भी चुना था ना। ये कहते हुए ही अब वो अपनी आंख मारते हैं। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, चल बहुत हो गया, अब मेरे ख्याल से हमें यहाँ से जाना चाहिए। अब करण गुलेरिया की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ठीक है आराम से जाना। वैसे तुम सावित्री को क्यों नहीं लेकर आए? वो तुम सभी के साथ आती तो अच्छा होता। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया ने कहा कि सावित्री को रोहित ने खास हिदायत दी है कि उसे सिर्फ आयशा के साथ ही रहना है। जहाँ पर आयशा जाएगी वहीं पर ही सावित्री जाएगी, जैसे कि वो पहले रहती थी। एक बात कहूँ, इतने वक्त से मैं रोहित को जानता हूँ, लेकिन जो रूप उसका इन दिनों में मैंने देखा है ना, उसे तो मेरे होश ही उड़ा दिए हैं। अब करण की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, मैंने कुछ अच्छा मिस कर दिया क्या? अब धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया उन्हें घूर घूर कर देखने लगते हैं, क्योंकि वो उसे चिढ़ाने के उसे कह रहे थे कि कहीं रोहित ने करण को तो कुछ नहीं कह दिया। और अब वो उसे कहते हैं, जा रहा हूँ मैं, बाय। ये कहते हुए ही करण गुलेरिया भी अब वहाँ से जाने लगते हैं, और वो सभी से अब कहते हैं कि अब चलें यहाँ से। एक बात पर इधर अब यहाँ पर करण गुलेरिया आकर सभी से कहता है कि अब हम यहाँ से चलें। अब उसकी इस बात पर अब आकाश गुलेरिया कहता है कि मैं बस एक बार राजीव चाचा से मिलकर आता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं। आकाश की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, ठीक है फिर जाओ, हम नीचे ही तुम्हारा वेट कर रहे हैं। करण की इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, करण क्या तुम राजीव से नहीं मिलना चाहते हो? क्योंकि वो तो तुम्हारा भाई है ना। अंजलि की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, अगर आलिशा राजीव को सजा भी देगी ना तो मैं उसे नहीं रोकूंगा, क्योंकि आलिशा जो करेगी वो शायद उसके लिए वही ठीक होगा, क्योंकि उसके एक अच्छे काम से उसके सारे बुरे काम धुल नहीं जाएंगे, क्योंकि उसने आज तक जो किया वो भूलने लायक भी नहीं है। मैं बस यही प्रे करूंगा कि लतिका को कोई भी आलिशा से दूर ना कर पाए, क्योंकि मुझे दुख इस
बात का नहीं होगा कि आलिशा उसे किसी भी तरह के उन लोगों के साथ पनिशमेंट देगी, लेकिन मुझे दुख इस बात से ज़रूर होगा कि यहाँ पर बेचारी प्रिंसेस लतिका बिन सबके बीच में पीसी जा रही है। यहाँ नीचे ये सब बातें हो ही रही थी तो वहीं आकाश अब तक ऊपर पहुँच जाता है, और जैसे ही वो ऊपर जाता है तो वो राजीव गुलेरिया के कमरे के पास आकर अब दरवाजे को नॉक करने लगता है। कुछ ही देर में जब दरवाजा खुला तो सामने राजलक्ष्मी खड़ी थी। राजलक्ष्मी को वहां पर देखकर अब आकाश कहता है, लगता है कि कवि नालिशा ने तुम्हें परमानेंट ही यहाँ पर इसे राजमहल में रख लिया है। आकाश की इस बात पर अब राजलक्ष्मी कहती है कि वो रानी होगी आपके लिए, मेरे लिए तो वो गुलेरिया परिवार की बेटी है, इसलिए आप एज ए रानी उनकी कमांड एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन मैं उनके लिए काम गुलेरिया परिवार की बेटी होने के नाते उनके लिए कर रही हूँ। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैंने उनकी बात को मान लिया। वैसे ही अंदर आइए आप। ये अब यहाँ पर राजलक्ष्मी की ये बात सुनते ही अब आकाश गुलेरिया भी अब अंदर आ जाता है। जैसे ही अब वो अंदर आता है तो वो देखता है कि एक नर्स उन्हें स्पंज बाथ दे रही थी। इधर जैसे ही आकाश वहां पर आता है तो अब राजीव उसे देखता है। आकाश को सामने देखकर अब राजीव गुलेरिया कहता है, आकाश नीचे क्या हुआ है? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आज की इस राजसभा में क्या क्या हुआ है? मुझे हर एक डिटेल जाननी है, क्योंकि मैं तो वहाँ पर नहीं जा पाया था। इसलिए देखो जरा अपनी बहन को समझाओ, उसने तो मुझे यहाँ कैद करके रखा हुआ है। इस बात पर अब आकाश गुलेरिया कहता है कि उन्होंने जो भी कुछ किया है वो आपकी सेफ्टी के लिए ही किया है। उसने इस बात पर अब राजीव कहता है कि वो मेरी बेटी है, मेरी माँ नहीं है, इसलिए वो उससे मेरी बात सुननी चाहिए, क्योंकि बाप मैं हूँ और बेटी वो है। खैर छोड़ो इन सब बातों को, अच्छा बताओ कि नीचे क्या क्या हुआ है। अब राजीव के इस सवाल पर अब आकाश राजलक्ष्मी की तरफ देखने लगता है तो वो अब आकाश को इशारे से मना करती है, क्योंकि वो बस परमिशन मांग रहा था कि उसे राजीव चाचा को कुछ बताना चाहिए या नहीं, लेकिन उनकी हालत को देखते हुए राजलक्ष्मी उन्हें इशारे में ही मना कर देती है और वो इशारे में ही कहती है कि वो उन्हें कुछ भी ना बताएं। इधर आकाश अब उनसे कहता है, क्या आप हमारे साथ इंडिया चलेंगे गुलेरिया हाउस में? अब आकाश के मुंह से ये सब सुनते ही राजीव कहता है कि तुम क्या चाहते हो, कि मुझे चलना चाहिए या नहीं, और क्या आलिशा भी हमारे साथ गुलेरिया हाउस इंडिया चलेगी? राजीव गुलेरिया की इस बात पर अब आकाश कहता है कि मेरी इस बारे में उनसे कोई भी बात नहीं हुई है कि वो हमारे साथ चलना चाहती है या नहीं। अभी वो आपके काम में बिजी हैं, इसलिए मैंने उससे बात भी नहीं की है। खैर आप अभी अपना ख्याल रखिए, और हाँ, जैसे वहाँ से भागे थे वैसे यहाँ से भागने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये आपके लिए अब की बार बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आकाश की इस बात पर अब राजीव कहता है, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। पता नहीं क्यों तुम दोनों ही भाई बहन मेरे बाप बनने की कोशिश कर रहे हो। ये सब देखकर अब राजलक्ष्मी को थोड़ा सा अजीब तो लगता है। अब उसे याद था जब आलिशा ने यही बात राजीव चाचा से कही थी कि ये चुपचाप उसकी बात को सुन रहे थे, और अभी ये तो बदल ही गए, क्योंकि अगर यहाँ पर राजलक्ष्मी सोचती है कि जब आलिशा राजीव चाचा से बात करती है तो राजीव चाचा बिल्कुल बेगी बिल्ली की तरह चुपचाप उसकी हर एक बात को सुनते हैं, और जब अभी यहाँ पर आकाश भैया यहाँ पर आए तो वो आकाश के सामने कैसे ही उसके ऊपर रोप जमा रहे हैं। इधर कुछ देर के बातें करने के बाद आकाश अब वहां से जाने लगता है तो वहीं राजीव अभी अपनी ही सोच में था कि आखिर वो फाइटर कौन थी जिसने अक्षय वर्मा को वहां पर बचा लिया था। और अनिका, मुझे नहीं पता था कि अनिका एक इतनी अच्छी फाइटर निकलेगी, क्योंकि राजीव ने उस दिन अनिका की फाइट को देखा था और वो सीधा ही सरजी को ही टक्कर देगी। अगर अक्षय वर्मा को बचाने के लिए वो फाइटर वहां पर नहीं आती ना, तो शायद उस दिन ही अनिका के हाथों सरजी की मौत हो जाती, क्योंकि जिस तरह से अनिका ने सरजी को एक कड़ी टक्कर दी थी वो तो काबिले तारीफ है। आखिर कौन थी वो फाइटर जिसका चेहरा देखकर रोहित ने अपने वार को एकदम से ही रोक दिया था? काश उस दिन रोहित अपने उस वार को नहीं रोकता। अगर रोहित ने अपना वार नहीं रोका होता ना, तो शायद आज अनिका और रोहित दोनों ही ठीक होते।
वैसे कहाँ है वो दोनों? उनके बारे में तो अभी कोई भी अपडेट ही नहीं मिली है। मैंने धनंजय से भी उनके बारे में पूछने की कोशिश की थी, लेकिन उसने भी कुछ नहीं बताया। उसने बस इतना ही कहा कि वो दोनों ठीक है, लेकिन उसके चेहरे को देखकर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा था। समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। जहाँ एक तरफ आलिशा ने राजीव को एक रूम में रोक कर रखा हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ रोहित के पैलेस में अनिका की आंखें अब खुलने लगती हैं। इस बार उसे एक काफ़ी अच्छी ताजगी महसूस हो रही थी, क्योंकि जब स्वाति मल्होत्रा ने उसे वो लेप लगाया था तो उसकी वजह से वो सो गई थी। लेकिन अब उठने के बाद उसे अपनी बॉडी में सच में एक ताजगी महसूस हुई। अब वो अपने बेड से उठकर बैठने की कोशिश कर रही थी कि तभी एनी, जो कि वहीं पर ही मौजूद थी, एनी ने जब अनिका को उठते हुए देखा तो उसने उसे कहा, अरे अरे मैडम, क्या कर रही हैं आप? ये आपके लिए अच्छा नहीं है। अब एनी की इस बात पर अब अनिका कहती है, मेरा फ़ोन कहाँ पर है एनी? क्या तुम मुझे मेरा फ़ोन दे सकती हो?